हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। और मैं हूं आपका दोस्त अम्बत तिवारी और ये रात 8:30 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ यूपीएससी ईपीएफ बेस्ड कंटेंट को। कम्प्लीटली फ्री क्लासेस जो है हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज स्काई चैनल पर। और इसमें हम आपको हर तरह से जो है प्रिपरेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो आपकी डेली क्लासेज हों, अपार्ट फ्रॉम दैट मिनी लाइव टेस्टेड हों, और साथ में पीडीएफ मटेरियल भी। तो इस सीरीज़ में हम आज चूँकि आप सभी को पता है कि मंडे को क्लास नहीं हो पाई थी, इसीलिए जो क्लासेस का शेड्यूल है वो शिफ्ट हो गया है। आज आपकी योजना मैगज़ीन की क्लास होनी थी, बट वो रीज़न वाइज नहीं हो पा रही है। ठीक है, सेम इशू, क्योंकि वेदर की वजह से कुछ ऑडियो इशू आ रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट क्लास है उसमें ऑडियो इशू आए, तो उसके लिए मैं एक डिफरेंट टाइम शेड्यूल आप सभी के लिए देने वाला हूँ जल्द ही। चलिए, सो आज हमारी जो क्लास है बेसिकली हम एक यूपीएससी लाइव टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ। ये मिनी लाइव टेस्ट नंबर 9 है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस पर है। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप सभी लोग जिन्होंने अभी तक नॉलेज का को सब्सक्राइब नहीं किया है या टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया है, हमने 9 ऑलरेडी टेस्ट ले चुके हैं, जिसमें इससे पहले हम आप सभी के लिए अकाउंटिंग के टेस्ट ले चुके थे। अब हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया आपके टेस्ट इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस पर। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस पर जो है हमने टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं आप सभी के लिए। और इसमें इस सीरीज़ में आपका तीसरा टेस्ट है और टोटल ये आपके मिनी टेस्ट 9 हो चुके हैं। सो यहाँ पर जो है नॉलेज स्काई पर हमारे लिए द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया जा रहा है आप सभी के लिए, जिसमें हम यूपीएससी ईपीएफओ के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे जितनी भी प्लेलिस्ट हैं उनको एक बार जाकर विजिट ज़रूर करें। प्लेलिस्ट को विजिट करने के बाद आपका एक्सपीरियंस जो होगा वो एक अलग लेवल पर होगा अपनी प्रिपरेशन को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, दैट इज़ दी नॉलेज स्काई राइट टू फ्री एजुकेशन। इस लोगों के साथ आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर सारे पीडीएफ और हैंडआउट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही जितने भी क्लास के नोटिफिकेशंस होते हैं वो आपको यहाँ पर टाइमली मिलते रहते हैं। तो इट मस्ट फॉर यू ऑल कि आप सभी जाकर टेलीग्राम पर नॉलेज स्काई राइट टू फ्री एजुकेशन इस लोगों के साथ सर्च करें और उसे ज्वाइन ज़रूर करें। चलिए, साथ ही आप सभी नॉलेज स्काई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और बाकी के सारे कंटेंट के लिए भी। सो हमारा आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। मैं यहाँ पर बता दूं कि आज की हमारी जो थीम है वो हम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट पर आप सभी के साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट पर हम आप सभी के साथ जो है वो क्वेश्चन आज की सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, है ना। तो सॉरी, डिपेंडेंट डिपार्टमेंट बोल रहा हूँ मैं, डिपेंडेंट है। तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के तहत जो डिपेंडेंट हैं, जो निर्भर लोग हैं, उनकी परिभाषा में क्या कौन कौन आता है, उसकी परिभाषा के अनुसार कौन कौन आता है। ऑप्शन बी है आपका विडो, मतलब एक विधवा नारी। सेकंड ऑप्शन है आपका अ पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट, अ पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट इफ़ नो पेरेंट इज़ अलाइव। अ पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट इज़ नो पेरेंट इज़ अलाइव, मतलब जो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट होंगे आपके, है ना, उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। या फिर एक माइनर लेजिटिमेट अडॉप्टेड और इलेजिटिमेट सन, ठीक है। तो यहाँ पर एक अडॉप्टेड सन की बात हो रही है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन जो है वो एक डिपेंडेंट के बारे में बात की जा रही है। हम सभी को पता है कि कंपनसेशन एक्ट के तहत कंपनसेशन किसको दिया जाता है भाई, जितने भी डिपेंडेंट लोग होते हैं उन डिपेंडेंट को दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के तहत जो डिपेंडेंट होंगे, यदि सिर्फ उसकी पत्नी है तो उसकी पत्नी को दिया जाएगा। यदि पत्नी के अलावा उसके कोई पेरेंट्स नहीं है तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स को दिया जाएगा, मतलब पिता की तरफ से जो उनके दादा दादी होंगे उनको दिया जाएगा। या फिर उन्होंने यदि किसी को बच्चे को अडॉप्ट करके रखा होगा तो उस बच्चे को दिया जाएगा। मतलब ये तीनों के तीनों जो हैं वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही होगा। ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। मैं सभी को याद दिला दूं कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की तरफ के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, लाइव चैट के थ्रू आप सभी लोग अपने आंसर्स ज़रूर देते रहें, ये हमारे लिए भी हेल्पफुल होंगे और आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे दोस्तों। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं। द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 applies
टू विच अमंग्स द फॉलोइंग, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 इनमें से किस पर लागू होता है। वो सभी स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से, उनको बता दूं कि क्वेश्चन में हिंदी में भी बोलता जा रहा हूं, तो आप लोग डिमोटिवेट नहीं होंगे और आराम से पढ़िए। पहला है फैक्ट्रीज, दूसरा है माइंस, तीसरा है रेलवेज, चौथा है शॉपकीपर्स। तो जो आपका एक्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, वो कहाँ कहाँ लगता है? फैक्ट्रीज में, माइंस में, रेलवेज में, या फिर शॉपकीपर्स में। ठीक है, हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। मतलब ये जो एक्ट है केवल 1, 2 और 3, मतलब फैक्ट्रीज में लगता है, माइंस में लगता है, रेलवेज में लगता है, लेकिन शॉपकीपिंग में नहीं लगता है। ये आपको याद रखना। अब देखिए, ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार आप इन बेसिकली टाइनी इन्फॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। इन छोटी इन्फॉर्मेशन को आप सभी लोग भूल जाते हैं, स्किप कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, और इस वजह से जब ये छोटे क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों से। ठीक है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छी तरह से चीज़ों को पढ़ें, रिवाइज़ करें। ठीक है, ये जो टेस्ट होते हैं कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आगे बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएबलमेंट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट एंड नॉट परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, है ना। मतलब इतनी सारी जो डिसेबिलिटीज़ दी हैं या डिसेबलमेंट की कंडीशन दी गई हैं, ठीक है, वो परमानेंट पार्शियल एबलमेंट नहीं है और परमानेंट टोटल एबलमेंट भी, डिसेबलमेंट नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। एब्सोल्यूट डीफनेस, वेरी सीवियर फेशियल डिसफिगरमेंट, या फिर एम्पुटेशन एट हिप, या फिर लॉस ऑफ हैंड एंड फुट। लॉस ऑफ हैंड एंड फुट। 20 सेकेंड हैं आप सभी के पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मुझे दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट डीफनेस जो है वो परमानेंट डिसेबलमेंट के केस में आता है, बिल्कुल। वेरी सीवियर फेशियल डिसफिगरमेंट भी परमानेंट डिसेबलमेंट के केस में आता है। इसके बाद बात करें लॉस ऑफ हैंड एंड फुट, किसी भी कंपनी में काम करते समय यदि आपने अपने हाथ पैर खो दिए तो वो भी परमानेंट डिसेबलमेंट के केस में आता है। लेकिन जो एम्प्यूटेशन है हिप पर, ठीक है, ये परमानेंट डिसेबलमेंट के केस में नहीं आता, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। और जी हाँ, ऑप्शन सी ही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन भी है। आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, मज़ा आ रहा होगा। मैं सभी से बोलूँगा कि वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग जो हैं वो हमारे लाइव सेशंस पे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ से बेनिफिट हो सकें। आगे बढ़ते हैं। कैन अ पर्सन हु इज़ recruited for work abroad by a company be termed as workman under the Workman Compensation Act, which is the Amendment Act 2000। देखिए, हम सभी को पता है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आया था 1923 में। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आया था 1923 में और सन 2000 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में सन 2000 में अमेंडमेंट किया गया था, तो इसे बोला गया था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2000। तो भाई इसके तहत यदि किसी कंपनी ने किसी व्यक्ति को देश के बाहर नौकरी पर लगाया है, बुलाया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो क्या वह वर्कमैन की श्रेणी में आएगा, क्या वह श्रमिक की श्रेणी में आएगा, क्या वह लेबर की श्रेणी में आएगा? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास नो, नहीं आएगा। डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वर्क, ऑप्शन बी है कि डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वर्क, मतलब वर्क के नेचर पर डिपेंड करेगा। सी कांट से, या डी यस बिल्कुल आएगा। तो ये जो चार ऑप्शन थे, आइए देख लेते हैं कि इसमें से सही आंसर कौन सा हो सकता है आपका। तो जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आएगा। यदि किसी भी व्यक्ति को वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी सिचुएशन में अंडर वेज यदि रखा गया है तो उसे वर्कमैन की कैटेगरी में काउंट बिल्कुल किया जाएगा, उसे वर्कमैन की कैटेगरी में काउंट ज़रूर किया जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आई होप चीज़ें सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। और यदि मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइव चैट में अपने रिव्यू ज़रूर देते जाएं। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच इज़ नॉट क्लासिफाइड एज अ डिपेंडेंट एज पर द एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया गया है
इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ी देर पहले भी पूछा था और इस क्वेश्चन को फिर से घुमाकर यहाँ पर पूछ लिया गया है कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के अनुसार इनमें से कौन सा जो है वो निर्भर की कैटेगरी में नहीं आएगा, डिपेंडेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऑप्शंस आर विडोड मदर, विधवा माता, नन ऑफ द अबव, अडॉप्टेड डॉटर गोद ली हुई बेटी, या अडॉप्टेड सन गोद लिया हुआ बेटा। इनमें से कौन सा जो होगा वो एक डिपेंडेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, विडोड मदर, अडॉप्टेड डॉटर या सन। हमने अभी पहले ही पढ़ा था कि लीगली और इलीगली किसी भी बच्चे को यदि अडॉप्ट करा गया है तो ही विल बी द डिपेंडेंट। यदि आप किसी भी बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, यू आर द सर्वाइविंग रीजन ऑफ एनी चाइल्ड, देन इट विल बी कॉल्ड योर डिपेंडेंट। यदि कोई भी बच्चा जो है वो आपके सहारे पल बढ़ रहा है तो भाई वो आपके वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत आपके निर्भरताओं की सूची में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो नन ऑफ दीज है ना, मतलब ये सभी के सभी जो हैं वो डिपेंडेंट होंगे। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन केस ऑफ एक्सीडेंट द वर्कमैन हु गिव्स notice to the accident must submit himself for medical examination if the employer offer him examine free of cost within blank days of the receiving the notice. If he refuses, he will not be entitled to the compensation. तो बात ये करी जा रही है कि भाई यदि किसी भी एम्प्लॉयमेंट का एक्सीडेंट होता है ना, और यदि वो नोटिस देता है अपने एक्सीडेंट का, हम सभी को पता है कि एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट के तहत एम्प्लॉय जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है उसको नोटिस देना होता है अपने एम्प्लॉयर को। तो यदि उसने एम्प्लॉयर को नोटिस दिया हुआ है तो नोटिस देने के कितने समय के अंदर उसे अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसके एम्प्लॉयर की तरफ से कराया जाएगा। ठीक है, और यदि वो रिफ्यूज़ कर देता है ऐसा एग्जामिनेशन कराना तो उसको जो है कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि भाई यदि एक एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हुआ तो और उसने अपने एम्प्लॉयर को नोटिस दिया कि भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे ये लॉस हुआ है, अब मुझे आपसे कंपनसेशन चाहिए, तो उसे अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ता है। तो यदि उसे मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ता है तो कितने दिन के अंदर, नोटिस देने के कितने दिन के अंदर उसे वो मेडिकल एग्जामिनेशन करा लेना होता है? 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर या फिर 4 दिन के अंदर? कितने दिनों के अंदर उसे अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करा लेना होता है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर है कि यदि किसी भी एक एम्प्लॉय का एक्सीडेंट होता है और वो अपने एम्प्लॉयर को नोटिस देता है कि भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ है और इससे रिलेटेड मुझे कंपनसेशन चाहिए, तो उसका एम्प्लॉयर बोलेगा कि भाई आपने मुझे जो नोटिस दिया है अब आप अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराइए कि क्या आपको सच में उतनी इंजरीज़ हैं जिस चीज़ के लिए आप कंपनसेशन मांग रहे हैं। तो भाई उसे एक मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा और ये एग्जामिनेशन उसका एम्प्लॉयर ही कराएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एम्प्लॉय का इसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन ये काम उसे 3 दिन के भीतर करवाना होगा, मतलब उसके नोटिस देने के 3 दिन के अंदर उसे अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होगा। यदि वो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करने से मना कर देता है तो उसे कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एज पर दी वर्कमैन्स Compensation Act 1923, in case of death resulting from injury, the amount of compensation shall be equal to 50% of the monthly wages of the deceased workman multiple with relevant factor of higher among। ये बोला जा रहा है कि यदि किसी कर्मचारी की कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत मृत्यु होती है, यदि किसी कर्मचारी की इंजरी की वजह से मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत उसे उसकी मंथली सैलरी का 50% जो है वो दिया जाता है। वो कुछ मल्टीपल टाइम होता है किसी चीज़ का या फिर एक और वैल्यू है ना, तो उनमें से जो भी इक्वल हो तो वो वैल्यू क्या होती है? ऑप्शन है 70,000, 50,000, 80,000 या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही आंसर। आप सभी के पास 20 सेकेंड हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बच्चों।
तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, 80,000 या फिर 50% ऑफ हिज मंथली वेजेस, मल्टीपल ऑफ हिज मंथली वेजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सन विथ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन को मैं पीछे भी पूछ चुका हूँ, इससे पहले जो टेस्ट हुआ था उसमें भी, कि भाई यदि एक व्यक्ति के ऊपर कंपनी का ओवरऑल कंट्रोल है, एक व्यक्ति का कंपनी के ऊपर ओवरऑल कंट्रोल है, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत उसे क्या कहा जाएगा? चेयरमैन कहा जाएगा, ऑक्यूपायर कहा जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर कहा जाएगा या मैनेजर कहा जाएगा। 20 सेकेंड में आई गैस कमेंट्स जो लाइव चैट बॉक्स है उसको फट जाना चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन है ये। दैट्स ग्रेट। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्यूपायर। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति का कंपनी के ऊपर कंट्रोल होता है उसे ऑक्यूपायर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टू क्लेम द कंपनसेशन द क्लेम मस्ट बी सबमिटेड बिफोर द कमिश्नर विद इन ब्लैंक ईयर्स ऑफ occurrence of the accident or blank years from the date of death। ये बोला जा रहा है कि यदि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत आप मुआवजा चाहते हैं किसी घटना के लिए, तो यदि आपके साथ कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट हुआ है तो उसके कितने सालों के अंदर आपको जो है वो अपना फॉर्म सबमिट करना होता, अपना क्लेम सबमिट करना होता, और यदि मृत्यु हुई है तो मृत्यु के कितने समय पहले वो क्लेम सबमिट करना होता है? 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 1 साल पहले या 3 साल पहले। 4 ऑप्शन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से एम्फसाइज करके मैंने आप सभी को जो है दोस्तों वो पढ़ाई है। तो सही है, देखते हैं दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है। मतलब आपको 2 साल के अंदर, जो यदि आपका एक्सीडेंट हुआ है या किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के पहले 2 साल के पहले ये चीज़ करनी होती है, 2 साल के अंदर ये चीज़ करनी होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, what is the classified as employee as per the Employee Compensation Act 1923। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के तहत एम्प्लॉय कर्मचारी की परिभाषा क्या है? सीमैन आएगा कर्मचारी में या नहीं आएगा? रेलवे सर्वेंट आएगा या नहीं आएगा? क्रू ऑफ एन एयरक्राफ्ट आएगा नहीं आएगा? या फिर ऑल ऑफ द अबव? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, एक सीमैन को भी, एक रेलवे सर्वेंट को भी और एक क्रू ऑफ एयरक्राफ्ट को भी कर्मचारी माना जाएगा, एम्प्लॉय माना जाएगा। मतलब ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये टेस्ट पसंद आया होगा, आप सभी ने ज़रूर इसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया होगा। अपने स्कोर को ज़रूर देखें सभी बच्चे, और साथ में हमें ये भी बताएं कि आप और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। साथ ही अपने स्कोर्स को भी शेयर करें सो दैट हम आप सभी के जो प्रिपरेशन है उसको एनालिसिस कर पाते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।